पढ़ेंगे जो क्लास 9 से संबंधित है। क्लास 9 के अंदर जो हिस्ट्री वाली बुक है, समकालीन विश्व वाली, उसमें पहला चैप्टर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रांस की क्रांति। क्या टॉपिक है? फ्रांस की क्रांति। पिछले टॉपिक में हमने इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं वो पढ़ ली थी। तो फ्रांस की क्रांति ये भाग 2 है हमारा, और कक्षा कौन सी है? 9। और विषय क्या है वो तो आपको पता ही है कि सोशल साइंस का जो पहला पार्ट है विश्व इतिहास वाली बुक में वो फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं हम। पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट जो तथ्य है इसके बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आपको वो वीडियो देखना है, और उसके बाद में जब आप इस वीडियो को देखोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं हम कि पिछले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको फ्रांस की क्रांति की स्थिति बता दी थी, फ्रांस की क्रांति के कारण बता दिए थे, और फ्रांस की क्रांति का जो स्वरूप था वो किस तरह से फ्रांस की क्रांति फ्रांस में फैली, और उस समय उसने एक वैश्विक क्रांति का दर्जा स्थान ले लिया था। आज हम पढ़ते हैं कि जब फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना हुई उसके बाद वहां पर कौन कौन से परिवर्तन हुए। देखिए फ्रेंड्स, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के बाद, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के बाद, फ्रांस की बात कर रहे हैं हम, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के बाद वहां तनावपूर्ण माहौल का विकास हुआ, वहां तनावपूर्ण स्थिति बन गई। ये लिख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। जब फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई तो उसके बाद भी वहां पर तनावपूर्ण स्थिति रही। क्या कारण था इसका कि फ्रांस में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, उसके पीछे रीजन क्या था? भाई लुई सोलवे को राजा बना दिया गया था, लेकिन फिर भी वहां तनावपूर्ण स्थिति रही। इसका कारण था लुई जो सोलवा था। कारण क्या था? लिख देती हूं यहाँ पर। कारण शासक लुई सोलवे ने हस्ताक्षर तो कर दिए, संविधान की बात कर रहे हैं, हस्ताक्षर तो कर दिए, परंतु हस्ताक्षर तो कर दिए परंतु उसकी, इसकी शासक की बात कर रहे हैं लुई सोलवे की, उसकी प्रशा के राजा के साथ, प्रशा के राजा के साथ गुप्त वार्ता चल रही थी, गुप्त वार्ता चल रही थी। ये मेन कारण है कि राजतंत्र की स्थापना के बाद भी वहां पर तनावपूर्ण स्थिति रही। अब जो गुप्त वार्ता थी वो तो किसी और कारण से चल रही थी, लेकिन जनता को तो ये लगा कि हमें धोखा देने के लिए या हमारे विशेषाधिकारों का हनन करने के लिए इस प्रशा के शासक से गुप्त वार्ता कर रहा है, इसलिए उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया। अब देखो, जब जनता उग्र हो गई तो क्या हुआ कि जो पादरी वर्ग और कुलीन लोग थे, पादरी वर्ग व कुलीन लोग भागकर यूरोप चले गए। भागकर कहां चले गए? यूरोप चले गए। अब मैं आपको बता दूं, ये शायद आप भूल गए होंगे, पादरी था वो, पादरी और जो कुलीन लोग थे, सामंत वर्ग और पादरी चर्च से संबंधित आ रहे हैं, ये प्रथम और द्वितीय स्टेट से संबंधित थे। ये सब भाग करके कहां चले गए? यूरोप। वहां जाकर के विरोध इन्होंने प्रारंभ कर दिया। हर चीज लिखना जरूरी नहीं है। ये लोग भाग करके यूरोप चले गए और वहां जाकर के उन्होंने फ्रांस का जो तृतीय स्टेट था, जन साधारण था, उसके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया तथा प्रशा ने, ऑस्ट्रिया तथा प्रशा ने फ्रांस में के राजतंत्र के विरुद्ध, फ्रांस के राजतंत्र के विरुद्ध सेना भेजने की योजना बनाई।
नेशनल असेंबली ने, नेशनल असेंबली जिनके बारे में मैंने आपको विस्तार से पिछले टॉपिक में बताया था, पिछले वीडियो में आपको मिलेंगे। सेना आने से पूर्व नेशनल असेंबली ने इसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। किसके विरुद्ध? ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध। फिर देखिए आगे, युद्ध छिड़ चुका है। फ्रांस में जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने युद्ध है जो छेड़ दिया है। फ्रांस से हजारों लोग हैं वो सेना में भर्ती हो गए। जब युद्ध छिड़ गया तो सैनिकों की कमी, तो फ्रांस से जो हजारों लोग थे उसमें अपने तृतीय स्टेट जो जनसाधारण लोग थे उनकी संख्या ज्यादा थी, वो सेना में भर्ती हो गए। और ये गीत था, देखो इस समय जो फ्रांस में बहुत ज्यादा प्रचलित था, उस गीत का नाम था मार्शल गीत। अभी बताती हूँ आपको, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसे तो देख लिया होगा। यदि आपने नहीं किया है तो प्लीज इसे आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को दोबारा देख करके भी आप इस चीज को लिख सकते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। देखो एक गीत है मार्शले गीत, मार्शले गीत, उसके बारे में बताती हूँ आपको। मार्शले गीत किसने रचना की थी? सबसे पहले हम बात करते हैं मार्शले गीत की रचना राजेट दी लाइव। राजेट, कभी राजेट के दी लाइव के द्वारा मार्शले गीत रचना किया गया और कब गया? जब वे पलायन करके पेरिस जा रहे थे, पेरिस जा रहे थे। जब राजेट डी लाइव अपने समर्थकों के साथ वहां से भाग करके और जब वो पेरिस जा रहे थे तो उन्होंने मार्शले गीत गाया। और वर्तमान में जो मार्शले गीत है ये फ्रांस का क्या है? राष्ट्रीय गान है या राष्ट्रीय गीत है? राष्ट्रीय गान। मार्शले गीत है, वर्तमान में क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय गान। अब देखो जो पुरुष वर्ग था वो सेना में शामिल हो गया ज्यादा से ज्यादा, तो घर की जिम्मेदारी, आर्थिक स्थिति उनकी खराब होनी थी, तो घर की पूरी जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं के हाथों में आ गई। अब इंपॉर्टेंट देखो एक तथ्य और बताती हूँ। लोगों ने राजनीतिक बहस करने के लिए, लोगों ने राजनीतिक बहस करने के लिए क्लबों में जाना शुरू कर दिया। क्लबों में जाना प्रारंभ किया। समझते हैं आप? क्लब वगैरह है वो क्या होते हैं? राजनीतिक बहस करने के लिए उन्होंने क्लबों में जाना प्रारंभ कर दिया। और इस तरह का जो प्रसिद्ध क्लब था जहां पर ये लोग जाकर के राजनीतिक चर्चाएं वगैरह करते थे, वो था फ्रेंड्स जैकोबिन क्लब। कौन सा क्लब था? जैकोबिन क्लब। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैकोबिन क्लब के बारे में कई बार है जो पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका। आगे देखो, राजतंत्र का विरोध हो रहा था। लोग ये चाहते थे कि फ्रांस में राजतंत्र की जगह है वो गणतंत्र की स्थापना हो जाए। तो गणतंत्र के जो पक्षधर थे वो दो प्रमुख दल थे। राजतंत्र का विरोध हो रहा था तो लोगों का ये मन बन गया कि राजतंत्र को समाप्त करके और गणतंत्र की स्थापना कर दी जाए। तो गणतंत्र के समर्थक दल, गणतंत्र के समर्थक दल, इनकी संख्या कितनी थी फ्रेंड्स? दो। और दो में से भी एक इंपॉर्टेंट था। पहले तो है जीरोदिस्ट और दूसरा है जैकोबिन। दूसरे का क्या नाम है? जैकोबिन। तो फ्रेंड्स हमें इस पार्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जिस दल के बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना है वो दल जीरोदिस्ट नहीं है। वो दल कौन सा है फ्रेंड्स? हमारा जैकोबिन। और इसका जो प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र
अभी जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ रहे थे, ये जैकोबिन दल की बात आ गई है। इसका जो प्रमुख केंद्र था फ्रेंड्स वो पेरिस में था। इसका प्रमुख केंद्र कहां पर था? पेरिस में था। और इसका जो मुख्य नेता था, इसका जो मुख्य नेता था जो इस दल को संचालित करता था तो रोबेस्पियर है, जिसका पूरा नाम है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो जैकोबिन दल था उसका जो मेन नेता था वो कौन सा था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब ये जो जैकोबिन दल था इसकी अधिकांश बैठकें कहाँ होती थी? इसकी अधिकांश बैठकें जिस स्थान पर संपन्न होती थी, पेरिस इसका केंद्र है, पेरिस का कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब, ऐसे लिख दो, पेरिस के कॉन्वेंट हॉल में इसकी जो अधिकांश बैठक होती थी वो कहां पर होती थी? पेरिस के कॉन्वेंट हॉल में। अब इनके सदस्य कौन थे? मेन नेता तो ये है, सदस्य थे जनसाधारण। सदस्य कौन थे? जनसाधारण के लोग या जनसाधारण है वो इनके सदस्यों में आएगा। अब फ्रेंड्स देखना, इसके जो ये सदस्य हैं, इसके जो ये सदस्य हैं, इधर मैं लिख देती हूँ इसको, जैकोबिन दल के जो सदस्य हैं वो धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। सिर पर लाल टोपी लगाते थे। सिर पर लाल टोपी पहनते थे। सिर पर ये जो लाल टोपी पहनते थे, याद रखना, स्वतंत्रता का प्रतीक मानी गई। सिर पर जो लाल टोपी है वो स्वतंत्रता का प्रतीक उन्होंने माना। और ये जो धारीदार जो लंबी पतलून है फ्रेंड्स, जो इन सदस्यों के द्वारा पहनी जाती थी, इस पतलून को सोकुलांत कहा गया। क्या कहा गया था? सोकुलांत। फ्रांस में जो जैकोबिन दल था उसके जो सदस्य थे जो धारीदार लंबी पतलून पहनते थे, जिसको आज हम पजामा का रूप दे रहे हैं, उसको सोकुलांत कहा गया। और सिर पर लाल रंग की वो टोपी पहनते थे और इस टोपी को उन्होंने किसका प्रतीक माना था? स्वतंत्रता का प्रतीक माना। याद रखना, जो ये धारीदार लंबी पतलून पहन रहे हैं, ये जो कुलीन वर्ग था वो घुटनों तक एक पैंट पहनते थे जिसको ब्रीचेस कहा जाता था, उनसे वो अलग दिखाती थी। लिख रही हूँ मैं अगले पॉइंट में इसको, सोकुलांत। और ये आप समझ गए होंगे, समर्थक दलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जैकोबिन के बारे में मैंने पढ़ा ये। तो ये जो सोकुलांत था इसके बारे में बताती हूँ आपको। सोकुलांत जो ये लोग जनसाधारण वाले पहन रहे थे, जो जैकोबिन दल के सदस्य थे, वो सोकुलांत उन्हें कुलीन वर्ग के घुटनों तक क्या पहनते थे? ब्रीचेस से अलग दिखाती थी। यानी लोग उन्हें दूर से देख करके पहचान लेते थे कि ये कुलीन वर्ग से संबंधित नहीं है, ये जैकोबिन दल के सदस्य हैं। उसके बाद देखिए आगे फ्रेंड्स, महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी कि महिलाएं वो केवल घर के कामकाज तक ही सीमित थी। महिलाओं को ये सदस्यता इसकी हासिल नहीं थी क्योंकि महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। इसी समय आक्रोशित जो जनसाधारण के लोग थे, जो जैकोबिन दल के सदस्य थे, उन्होंने एक हत्याकांड को अंजाम दे दिया और उस हत्याकांड का नाम है फ्रेंड्स सितंबर हत्याकांड। क्या नाम है? सितंबर हत्याकांड। फ्रेंड्स, फ्रांस की क्रांति है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपने कल जो शनिवार क्विज में भाग लिया है वहां पर भी आपने देखा होगा कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले टॉपिक में देखा था, वहां से ही हमारे 5 क्वेश्चन उठाए गए हैं। और आगे आने वाला जो शनिवार का क्विज कार्यक्रम होगा, हो सकता है वहां इस टॉपिक से क्वेश्चन उठा लिए जाए। तो वीडियो को आपको
एंड तक जरूर देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी वीडियो देखे प्लीज एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें ताकि मुझे पता लगे कि मेरे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं कौन इस वीडियो को देख रहे हैं और कौन नहीं देख रहे हैं। देखो, सितंबर हत्याकांड क्या है? हत्याकांड सितंबर में हुआ, लेकिन जो प्रक्रिया है वो पहले ही शुरू हो गई थी। 10 अगस्त 1792, क्या लिखना है? 10 अगस्त 1792 को 10 अगस्त 1792 को ट्यूलेरिया के महल में, ट्यूलेरिया महल में धावा बोल दिया, धावा बोल दिया। किसने? जो जनसाधारण का जनगोविंद दल के जो सदस्य थे उन्होंने रक्षकों को मार दिया, रक्षकों को मार डाला। जो ट्यूलेरिया महल के जो रक्षक थे उनको मार डाला। अब राजा को बंदी बना लिया, राजा को बंदी बनाया। राजा कौन सा है? लुई 16। राजा को बंदी बना लिया। और याद रखना, जितने भी राजा के समर्थक थे, जितने भी राजा के समर्थक थे उनको 2 से 6 सितंबर के बीच में मौत के घाट उतार दिया गया। इधर लिख देती हूं मैं, राजा के समर्थकों को, यानी जो भी राजतंत्र का समर्थन कर रहा था उनको 2 से 6 सितंबर के मध्य मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया, यानी उनको फांसी की सजा दे दी, फांसी उनको गिलोटिन पर चढ़ाकर दे दी गई। इसी घटना को सितंबर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रारंभ हुआ था 10 अगस्त 1792। ट्यूलेरिया के महल को घेरा, उन्होंने वहां धावा डाला और राजा को लुई 16 को परिवार सहित बंदी बना लिया। और जितने भी राजतंत्र यानी राजा के समर्थक थे उनको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि शत्रुओं की सहायता कर सकते थे। बाद में ये सब काम नेशनल असेंबली के द्वारा कराया जा रहा था, तो नेशनल असेंबली ने राजा और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया और एक ये घोषणा कर दी कि राष्ट्रीय असेंबली के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे और उसमें जिनकी 21 वर्ष से ज्यादा आयु थी उन पुरुषों को, महिलाओं को नहीं, उन पुरुषों को मत डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए। देखिए लिखती हूँ आपको, राजा के समर्थकों को मृत्युदंड दे दिया, राजा को परिवार सहित, राजा को परिवार सहित बंदी बना लिया तथा नेशनल असेंबली ने नए चुनाव कराने का फैसला किया, नए चुनाव कराने का फैसला किया। कब की बात है ये? सितंबर की। नए चुनाव कराने का फैसला किया और 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को, 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया, मतदान का अधिकार। कहाँ की बात है ये? फ्रांस की। कि 1792 में जो नेशनल असेंबली ने पुरुषों को मताधिकार दिया गया था वो कितनी आयु से अधिक के व्यक्तियों को दिया गया था? 21 वर्ष से अधिक वालों को। उसके बाद देखो हम पढ़ते हैं नेशनल कन्वेंशन के बारे में। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन वेरी मोस्ट पॉइंट हमारा ये 21 सितंबर 1792 को ये प्रश्न भी उसके अंदर पूछा गया था क्विज में, अभी कल वाली में, परसों में। 21 सितंबर 1792 याद करनी है आपको तारीख। 21 सितंबर 1792 को राष्ट्र
किया? राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र का प्रारंभ। अभी बात चल रही थी ना मैं चुनाव कराने वाली, तो राजतंत्र को तो 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन संस्था है, इसके द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर दिया और गणतंत्र की क्या कर दी है? स्थापना। और अब जो देखो लुई 16वां था ना, लुई 16वें को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार तो था ही, पहले से वो बंदी तो बना ही लिया था, मौत की सजा दी गई, मौत की सजा सुनाई। लुई 16वें को मौत की सजा सुनाई गई थी और फांसी कब दी गई थी? फांसी कब दी गई थी इसको? लुई 16वें को फांसी की याद रखना भाई, इसके तो बाद में ही होगा। नेशनल कन्वेंशन ने तो उसने मौत की सजा सुनाई थी, तो ये बात है फ्रेंड्स 21 जनवरी 1793। 21 जनवरी 1793 क्या दी गया था इसको? ये तो मौत की सजा से संबंधित मान लोगे आप, फांसी दी। 21 जनवरी 1793 को उसे फांसी दी गई थी। जगह का नाम यदि अपने से पूछ ले तो डी ला कॉन्वर्ट पैलेस था। स्थान कौन सा है? डी ला कॉन्वर्ट पैलेस, जहां लुई 16वें को फांसी दी गई थी। और फांसी देने का तरीका क्या था? गिलोटिन, जिसके बारे में आप जानते हो, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बता दिया था। कब की बात है ये? 1793 में नेशनल कन्वेंशन का गठन हुआ, राजतंत्र की समाप्ति कर दी, गणतंत्र की स्थापना कर दी, मौत की सजा सुना दी, राजा को फांसी पर दे दिया। उसके बाद देखो 1793 तक हम यहाँ पहुंच गए हैं। अब 1793 में जो शासन स्थापित हुआ उसको आतंक राज्य के नाम से, आतंक शासन के नाम से जाना जाता है। तो आतंक शासन, फ्रांस की बात कर रहे हैं हम, आतंक शासन कह दो, चाहे इसको आतंक राज्य कह दो। याद रखना 1793 से और 94 का समय है ये, जिसको आतंक राज्य या आतंक शासन के नाम से जाना जाता है। अब ये आतंक राज्य या आतंक शासन की स्थापना किसने की? अरे जो नेता था मेन जैकोबिन दल का, वो ही आएगा, रोबेस्पियर। रोबेस्पियर द्वारा शासन, रोबेस्पियर द्वारा जो शासन चलाया गया था उसे आतंक शासन की नाम दिया गया था, क्योंकि इसमें जो आंतरिक कलह वगैरह हो रहे थे उनका विद्रोह करने के लिए उस समय इसकी आवश्यकता महसूस हुई, तो उसने ऐसा किया। इसने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। इसने नियंत्रण व दंड की सख्त नीति अपनाई। किसने अपनाई थी? रोबेस्पियर ने, जिसको आतंक राज्य का नाम दिया गया है। वो थे ना कुलीन और पादरी, प्रथम और द्वितीय स्टेट, कुलीन व पादरी वर्ग के लोगों को जो विरोध कर रहे थे, उनकी सभी को नहीं, जो विरोध कर रहे थे, कुलीन व पादरी वर्ग के लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग जो इनका विरोध कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और जो लोग दोषी पाए गए थे उनको गिलोटिन पर फांसी दे दी गई थी। ये सारा काम है किसके द्वारा किया जा रहा है? रोबेस्पियर के द्वारा। अब रोबेस्पियर ने कौन कौन सी नीतियां बनाई, उनके बारे में मैं आपको इधर लिख देती हूँ। नीतियां ज्यादा नहीं है, 2-2, 4-4 नीतियां हैं इसकी, जो उस समय फ्रांस में इसने बना रखी थी। देखिए, मजदूरी व कीमतों में वृद्धि। भाई मजदूरी में वृद्धि कर दी लोगों की, और मजदूरी के साथ साथ उसने
जो वस्तुओं की कीमत थी उसमें भी वृद्धि कर दी। जो गोश्त और पाव रोटी थी, गोश्त व पाव रोटी की राशनिंग कर दी। गोश्त और पाव रोटी की क्या कर दी थी? राशनिंग। और तीसरा देखो जो कौन सी नीति बनाई? किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निर्धारित मूल्य पर बेचना, जिसको अपन न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं ना, वर्तमान में जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है उस मूल्य पर भी अपनी फसलों को, उपज को शहरों में ले जाकर के बेच सकते थे। चौथा जो नीति बनाई, महंगे सफेद आटे पर रोक। जो आटा था, जो सफेद रंग का होता था, उसके ऊपर क्या लगा दी थी इन्होंने? रोक लगा दी थी। और जो समता रोटी था वो सभी के लिए अनिवार्य कर दी। समता रोटी खाना अनिवार्य। ये जो गेहूं होता था, उस गेहूं को पिसवा करके और भूरे कलर में जो रोटियां बनती थी उसको समता रोटी का इन्होंने नाम दिया है। वो सभी लोगों को खाना क्या कर दिया? इसने अनिवार्य कर दिया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है, 5 नंबर इधर लिख देती हूँ मैं आपको, भाषा में परिवर्तन। भाषा में परिवर्तन यानी कुछ शब्दों का परिवर्तन कर दिया कि उसके स्थान पर अब इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। देखो एक शब्द है मानसूर, क्या नाम है? मानसूर। इसका मतलब होता है महाशय। मानसूर का मतलब क्या होता है? महाशय। अब इसने इसको बदल दिया कि इसको अब शीतोयन के नाम से जाना जाएगा। शीतोयन। महाशय जो पुरुषों के लिए काम में लिया जाता था, उस मानसूर शब्द जिसको महाशय कहते हैं उसको क्या नाम दे दिया इसने? शीतोयन। किसने दिया था? रोबेस्पियर ने। दूसरा जो शब्द है जिसको उसने चेंज किया है वो है मादाम। जिन महिलाओं को अपन महोदया कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं? महोदया, उनको इन्होंने नाम दे दिया शीतोयिन। शीतोयिन यानी ये तो किसको कहा? पुरुषों को, और इन किसको कहा? शीतोयिन महिलाओं को। और देखो जो चर्च थी ना, चर्च, छठा पॉइंट है, चर्चों को समाप्त कर। पादरी वर्ग को नष्ट कर दिया उन्होंने, तो चर्च का महत्व कहाँ रहा? चर्चों को समाप्त कर उन्हें बैरक व दफ्तरों में बदला। चर्चों को समाप्त कर दिया और उन्हें बैरक और दफ्तरों में बदल दिया। उसके बाद देखो अब ये व्यक्ति जिसने इतने सारे काम कर दिया, प्रजा इससे क्या हो गई? भाई असंतुष्ट हो गई, क्योंकि ज्यादातर काम है जो प्रजा के हित के विरुद्ध है, तो प्रजा ने फिर दोबारा से क्रांति कर दी। याद रखना, जुलाई 1794 में इसे दोषी करार दिया गया। किसको? रोबेस्पियर को, क्योंकि इसकी नीतियां ऐसी थी, आतंक शासन, जिसको अपने नाम दे रखा है कि आतंक मचा दिया उसने। भाई अब मेरा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लुई सोल्वे को भी फांसी दे दी, तो उसने फिर वही मनमानापन करना वहां प्रारंभ कर दिया। जुलाई 1794, जुलाई 1794 दोषी सिद्ध। कौन दोषी सिद्ध है? नाम लिख देती हूँ, रोबेस्पियर, पियर। इसको दोषी सिद्ध कर दिया गया। और देखो फ्रांस में ये था कि जो भी दोषी सिद्ध होता था उसको फांसी दी जाती थी, तो इस व्यक्ति को भी क्या दे दी गई थी? फांसी दी गई। कब की बात है ये? 1794 जुलाई का महीना है। अब उसके बाद मुझे बताओ,
भाई राजतंत्र की समाप्ति हुई थी, गणतंत्र की स्थापना हुई थी, अब गणतंत्र को भी समाप्त कर दिया गया। अब कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी फ्रांस में? डायरेक्टरी शासन। क्या होगा? डायरेक्टरी शासन। अंतिम पड़ाव है फ्रांस की क्रांति का ये डायरेक्टरी शासन। देखो भाई 1795 से 1799 तक रहा है। 1795 से 1799 फ्रांस में जो शासन व्यवस्था थी उसको डायरेक्टरी शासन के नाम से जाना गया। जैकोबिन सरकार का पतन हो गया तो जो नेशनल कन्वेंशन था उसमें चुनाव करवाया और नेशनल कन्वेंशन के द्वारा जो शासन चलाया गया था उसको डायरेक्टरी शासन का नाम दिया गया। लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन लिख दो। नेशनल कन्वेंशन द्वारा चुनाव करा के, नेशनल कन्वेंशन द्वारा चुनाव करा के शासन 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी को सौंप दिया। 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी को सौंपा और उन्होंने जो शासन व्यवस्था बनाए रखी उसको अपन डायरेक्टरी शासन के नाम से जानेंगे। और इसमें कितने सदस्य थे? 5। याद रखना, नया संविधान था जो डायरेक्टरी शासन वाला, इसमें गरीब लोगों को बाहर कर दिया। गरीब लोगों को क्या लिखेंगे? मताधिकार छीन लिया। हर बार कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, कभी शामिल किया जा रहा है, कभी छीना जा रहा है। और जो डायरेक्टरी का शासन था वो आंतरिक प्रशासन के मामले में भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये डायरेक्टरों में ही आपस में झगड़ा होता रहता था। ये 5 जो सदस्य थे वो कोई अपने हिसाब से चलाना चाहता था, कोई उस शासन को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। और जो फ्रांस का जो संविधान था उसको ये चाहते थे कि फ्रांस का संविधान है जो उन्हें बदल दिया जाए। तो जो डायरेक्टरी शासन था उसे समाप्त किसने किया? जो डायरेक्टरी शासन है इसको समाप्त किसने किया? 1799 तक ही चला। वो व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट का भी जो योगदान है अपने फ्रांस की क्रांति में, तो अपना जो अंतिम बिंदु यहाँ पर बच गया है वो नेपोलियन बोनापार्ट है। थोड़ा सा हमें जो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि इसका अगला वीडियो है जो नहीं बनाना पड़ेगा अपने को। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टरी शासन तक हमने पढ़ लिया है। 5 शासकों व्यक्तियों वाली एक समिति थी जिसको डायरेक्टरी कहा गया था। डायरेक्टरी के सदस्य शासन नहीं चला पाए क्योंकि वो खुद ही आपस में झगड़ते रहते थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने उसे समाप्त कर दिया। अब कौन आता है फ्रांस में? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट याद रखना। इसकी जो गणना है विश्व के महान शासकों में की जाती है। विश्व के महान शासकों में गणना इसकी नेपोलियन बोनापार्ट की। और जो हमारी ये शासक था ना गुप्त काल में समुद्रगुप्त, उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था क्योंकि इसने भी साम्राज्य का विस्तार किया और भारत में से वैसा ही कार्य है वो समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। अब ये तो पढ़ लिया कि इसने डायरेक्टरी के शासन को समाप्त किया था और खुद ये सेनानायक बन करके और फ्रांस में इसने शासन स्थापित कर दिया जिसको नेपोलियन का शासन कहा जाता है। इसने ऑस्ट्रिया और इटली को पराजित किया। ऑस्ट्रिया व इटली को पराजित किसने किया? बार बार उस व्यक्ति का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट। ऑस्ट्रिया और इटली को पराजित किया और डायरेक्टरी में शक्ति 3 कौंसिलों को सौंप दी। डायरेक्टरी में जो शक्ति थी 3 कौंसिल को सौंप दी गई। कौंसिलों को सौंपी। किसने किया ये काम? नेपोलियन बोनापार्ट ने की शक्ति 3 कौंसिलों को सौंप दी और खुद में प्रधान बन गया। खुद क्या बन गया? प्रधान कौंसिल।
कौंसिल बना, यानी जो इस तरह से वो शासन कार्य करेगा वैसे ही डायरेक्टरी के द्वारा ऐसा काम किया जाएगा जो नेपोलियन निश्चित करेगा। आगे देखिए 1804 में इसे सम्राट घोषित किया। 1804 में सम्राट घोषित किसको? नेपोलियन को। फ्रांस का राजा कब बनाया गया था? कंपटीशन की दृष्टि से ये पर्सन काफी इंपॉर्टेंट है। 1804। अब देखो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ आपको। नेपोलियन बोनापार्ट हमारा चल रहा है, 1804 तक हम पढ़ चुके हैं। अब क्या किया इसने? इसने स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत कहा। यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत स्वयं को नेपोलियन बोनापार्ट ने घोषित किया, कह दिया। 10 प्रणाली पर आधारित, 10 प्रणाली पर आधारित माप तोल की, दशमलव तोल पर, दशमलव प्रणाली पर आधारित नाप तोल की समान प्रणाली अपनाई। कहां पर अपनाई थी? फ्रांस में। किसने अपनाई थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब उसके बाद देखो वाटरलू का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। 1804 में तो ये सम्राट घोषित हुआ है और वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 में। किस किस के मध्य हुआ? एक तरफ तो है मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ कौन है? नेपोलियन। मित्र राष्ट्रों और नेपोलियन के मध्य वाटरलू का युद्ध हुआ जो 1815 की बात है। अब मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? रशिया, रूस और ऑस्ट्रिया। रशिया, रूस और ऑस्ट्रिया, और दूसरी तरफ कौन है? नेपोलियन। अब देखो हर परिणाम क्या निकला? मित्र राष्ट्र क्या हुए? इसमें जीत गए और नेपोलियन क्या हुआ? इसके अंदर हार गया। नेपोलियन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे एक जेल में डाल दिया गया। और जहां तक मुझे याद आ रहा है उस जेल का जो नाम था, वो जेल जहां बनी हुई थी वो सेंट हेलेना द्वीप के ऊपर बनी हुई थी। सेंट हेलेना द्वीप के ऊपर बनी हुई थी, जहां 1821 में इसकी मृत्यु। नेपोलियन की 1821 में मृत्यु। 1815 में उसे गिरफ्तार करके सेंट हेलेना द्वीप पर उसे बंदी बनाया गया था, वहां जेल के अंदर। और जहां 1821 में क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स, हमने फ्रांस की क्रांति का स्वरूप देखा पिछले पॉइंट में, टॉपिक में। फ्रांस की क्रांति के कारण देखे, बास्तिल दुर्ग का पतन हमने देखा था वहाँ, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हमने राजतंत्र का समाप्ति और गणतंत्र का जो शासन प्रारंभ हुआ था वो पढ़ा है। रोबेस्पियर के बारे में पढ़ा है। नेशनल कन्वेंशन के बारे में हमने यहाँ देखा है। डायरेक्टरी का शासन हमने यहाँ पढ़ा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारा नेपोलियन बोनापार्ट, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो अब आपको ये दो पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जहाँ भी आपको कोई समस्या आ रही है इन पॉइंटों में, टॉपिकों में, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से उनका समाधान जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।